हम सभी वक्त की दौड़ में बड़ी तेजी से आगे भागे जा रहे हैं। हम ये मान चुके हैं कि हम ना तो ये सफर छोड़ सकते हैं, ना ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये बात सही नहीं हो तो अगर हम भी गुजरे वक्त में पीछे अपने संदेश भेज सकें, ठीक है, और उन घटनाओं को बदल सकें जो हो चुकी हैं, या भविष्य में लाकर उसे बदल सकें, या अपने आज को नए सिरे से लिख सकें, तो क्या वक्त पीछे लौट सकता है? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। हम तो यही मानते हैं कि हमारा अतीत पत्थर पर लिखा जा चुका इतिहास है और आने वाला कल कोरी स्लेट जैसा है। लेकिन आइंस्टाइन के लॉज ऑफ रिलेटिविटी हमारे समय की सोच को धुंधला कर देते हैं। उस महान शख्स ने कहा था कि हमारे अतीत, भविष्य और आज के बीच का अंतर असल में बड़ा ही परसिस्टेंट इल्यूजन है। अगर ये सारा समय वहीं पर मौजूद है, तो फिर क्या हम समय की दिशा को बदल सकते हैं? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो के क्रेग कैलेंडर एक फिलोसोफर है और फिजिक्स के साथ साथ कॉग्निटिव साइंस की भी स्टडी करते हैं। उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि हम समय को उस तरह से क्यों नहीं महसूस कर पाते जैसा वो है। हम आमतौर पर तो यही मानते हैं कि हमारा दिमाग तमाम जानकारी जमा करता है और उसे बड़े तरीके से हमें देता है, लेकिन हमने कभी उस हुड के नीचे झांककर ये देखा ही नहीं कि वहाँ असल में क्या चल रहा है। जब हम घड़ी की चलती सुई को देखते हैं, हमारे दिमाग को लगता है कि जब भी हमारे दिमाग का फोकस बदलता है, वो सुई भी उसी के मुताबिक रुकती और चलती है। अगर आप किसी घड़ी को देखें तो उसकी सेकंड्स वाली सुई लगातार चल रही होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो एक पल के लिए रुक गई हो। हम जब भी खुद को आईने में देखते हैं, तब भी ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। अगर हम अपनी नजर को एक से दूसरी आंख पर ले जाएं, तो हम उन्हें कभी हरकत में नहीं देख सकते। हमारा दिमाग हमेशा हमारे साथ ये खेल खेलता रहता है। हमारा दिमाग हमारे लिए समय को डिस्टॉर्ट कर देता है, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया की तस्वीरों को देख सकें और अहम घटनाओं को याद रख सकें। अगर समय के बारे में हमारी सोच डिस्टॉर्टेड है, तो फिर सच क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थियरी ये बताने की कोशिश करती है कि समय असल में कैसे काम करता है। उनका मानना था कि समय भी अंतरिक्ष के 3 डायमेंशन की तरह एक और डायमेंशन है, और इसी वजह से वो ये मानते थे कि कोई एक यूनिवर्सल अब जैसा समय नहीं होता। जैसे अंतरिक्ष में कोई एक यूनिवर्सल यहां नहीं होता, वैसे ही समय के साथ भी है। हम अभी सैन डिएगो में हैं, इसके अलावा बॉस्टन, लंदन और मॉस्को जैसी जगहें भी हैं। कई और भी जगहें हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते लेकिन जानते हैं कि वो हैं। इसी तरह से समय में भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारा समय भी बाकी के 3 डायमेंशन के साथ मौजूद है। आइंस्टाइन ने समय के बारे में जो बताया है, उसके मुताबिक क्रेग का पानी में जाना, उसमें पैडल करना और उसके बाहर आना, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ ही साथ होता रहता है। फिजिसिस्ट इसे व्यू ऑफ रियलिटी कहते हैं, और उसके मुताबिक जब सारा समय और स्पेस मौजूद होता है, ब्रह्मांड का ब्लॉक भी होता है और वो सब इस केक की तरह नजर आते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इस ब्लॉक का ये छोर है और ये है हमारे ब्रह्मांड का छोर। इनके बीच ही सारी घटनाएं जमा हैं, जिनमें से कुछ अभी हमारे जन्म से जुड़ी हो सकती हैं और उनमें से ही कुछ हमारी मौत से भी जुड़ी होंगी। वो सब यही है। जाहिर है हम पूरे ब्लॉक ब्रह्मांड को साथ में नहीं देख सकते। हम सभी ब्रह्मांड को अपने अभी के स्लाइस के तौर पर देखते हैं। उस स्लाइस के पीछे की हर चीज हमारा अतीत बन जाती है और उसके आगे की हर चीज हमारा भविष्य होती है। ऐसे में हर ऑब्जर्वर को एक अलग स्लाइस मिलता है, जिसे वो अतीत, आज और आने वाले कल में काट लेता है, और ये चाकू ही उसका आज होता है। लेकिन जिस तरह दुनिया में सबको एक जैसा स्लाइस नहीं मिलता, वैसे ही सभी इस बात पर भी सहमत होंगे कि अब क्या है, क्योंकि सबके पास अपने अपने नजरिए का स्लाइस है। अब आप पृथ्वी पर अपने अब के स्लाइस की कल्पना कीजिए। आपके उस अब में लाइट है,
और पास के ही तारे अल्फा सेंटोरी का रात का आसमान भी है, लेकिन उसकी रोशनी आपके पास 4 साल बाद पहुंची है। मतलब ये कि आपके अब के स्लाइस में अतीत की वो घटना भी शामिल है जो अल्फा सेंटोरी पर हुई थी। अगर कोई अल्फा सेंटोरी पर से पृथ्वी पर देखता है तो उसके अब वाले स्लाइस में 4 साल पहले की वो घटनाएं होंगी जो पृथ्वी पर हो चुकी है। आइंस्टाइन का कहना है कि उस केक को काटने का कोई अलग तरीका नहीं है, उन सभी को काटने के वो सारे तरीके सही हैं और वो स्लाइस कई तरीके से स्पेस टाइम की अलग अलग घटनाओं को जमा कर लेते हैं। लाइट 1 सेकंड के कुछ ही भाग में हमारी पृथ्वी को पार कर लेती है। ऐसे में हमारा दिमाग हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सभी का अब शेयर्ड है, और वो हमें ये मानने पर भी मजबूर करता है कि समय चल रहा है, भले हमारा अतीत, आज और आने वाला कल एक ही साथ मौजूद है। क्रेग मानते हैं कि इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग अब के अलग अलग स्लाइसेस को देखता है, वैसे ही जैसे हम किसी फिल्म के अलग अलग फ्रेम को साथ में देखते हैं। ये क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि शायद हमारी यादें एक ही दिशा में चल रही हैं। हमें भविष्य की यादें नहीं दिख सकती, इसलिए उसमें हमारा बचपन या हमारी जवानी वगैरह हो सकती है, और हमारी पहचान का यही थ्रेड स्पेस टाइम में चलता है। इसी वजह से वो बहता हुआ नजर आता है। क्योंकि मैं ये कहानी अपने आप बना रहा हूँ, असल में इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं चल रहा। हम जिस समय को देखते हैं वो डिस्टॉर्टेड होता है, शायद फैब्रिकेटेड भी। तो क्या हम समय को अलग तरह से देखना सीख पाएंगे? समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उसके एक ही पल को रजिस्टर कर पाता है। उस पल को ही हम वर्तमान कहते हैं। अगर वो सारा समय एक ही वक्त पर हो तो क्या हमारा समय को देखने का नजरिया नहीं बदल सकता, और तब क्या हम भविष्य को नहीं देख पाएंगे? जिम हार्टल सेंटा बारबरा में मौजूद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट हैं। ये कई दशक से आइंस्टाइन की थियरी ऑफ टाइम को समझने की कोशिश में जुटे हैं। मेरे ख्याल से तो स्पेशल रियलिटी में अतीत, वर्तमान और भविष्य की कोई बात ही नहीं है। इसलिए हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो भी सोचते हैं उसकी वजह यह है कि हमने इन्हें ऐसा गढ़ लिया है। हमारा दिमाग लगातार जानकारी को प्रोसेस करता रहता है, और जो भी हाल में होता है वो अभी बन जाता है। फिर हमारा दिमाग उस जानकारी को हमारी मेमोरी में भेज देता है ताकि नए अब के लिए जगह बन सके। वर्तमान हमारी सबसे ताजा जानकारी होती है, अतीत हमारी मेमोरी में बंद यादें हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। लेकिन अगर हम समय को अलग तरीके से देखें तो जिम मानते हैं कि हम अपने दिमाग को ऐसा बना सकते हैं कि वो घटनाओं के सीक्वेंस को नए तरीके से देख सके। मिसाल के तौर पर आप तेजी से खेला जाने वाला खेल रोलर हॉकी ले लीजिए। अब इसके सारे खिलाड़ी अपना हर फैसला इस आधार पर लेते हैं कि उनके सामने अभी क्या हो रहा है। ऐसे में अगर एक खिलाड़ी के लिए उसका अब वो हो जो बाकी के खिलाड़ियों के लिए अतीत बन चुका है, तब क्या होगा? मान लेते हैं कि जिम ने उस खिलाड़ी को जो चश्मा दिया है उससे समय के बारे में उसका पर्सपेक्टिव बदल गया है। हम मान लेते हैं कि उस चश्मे में एक ऐसा प्रोग्राम लगा है जो हमारे वर्तमान की घटनाओं को फिल्टर करके उन्हें 10 सेकंड के लिए डिले कर देता है। खेल शुरू होते ही दोनों टीम के खिलाड़ी गोल की ओर भागते हैं। चश्मे वाला खिलाड़ी बीच में ही रह जाता है। बाकी सबके लिए 10 सेकंड पहले जो हुआ था वो उसके लिए अभी हो रहा है। और जब चश्मे वाला खिलाड़ी ये फैसला करता है कि उसे पक लेकर गोल की ओर जाना है, तब तक बाकी के खिलाड़ी रिंग के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वो खिलाड़ी कभी पक को लेकर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। हॉकी के खेल में जब एक खिलाड़ी अपने अतीत को वर्तमान की तरह देखता है तब वो कुछ भी करने में काफी देर कर देता है, इसलिए वो खिलाड़ी किसी काम का नहीं होता। हमारी असली दुनिया में इसका अंजाम और बुरा होता है। अगर एक शिकारी अपने शिकार को उस जगह पर उस वक्त देख रहा है जबकि वो वहां से जा चुका है, तब उसे खाना नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि उसकी जान भी न बचे। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे दिमाग को इसी तरह से कंप्यूट करने के लिए बनाया है। यही हमारे लिए सबसे अच्छा सर्वाइवल मैकेनिज्म है और उसके बाकी सारे विकल्प छांट कर निकाल दिए गए। जिम अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाया जाए और वो एक से ज्यादा अब महसूस कर सके तो क्या उसे कुछ फायदा होगा? क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसा दिमाग हो जो अपनी मेमोरी के हर भाग पर वर्तमान में कॉन्शियस फोकस करे, लेकिन वो उन अहम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को ये सोचकर छांट दे कि वो विकल्प किसी काम के नहीं है?
मान लीजिए कि एक हॉकी खिलाड़ी को उस वक्त फैसले लेने पड़े जब वो सभी पलों को एक साथ देख सके, तो वो जो भी महसूस करेगा वो उसके लिए अब होगा। जिम को लगता है कि इस तरह का दिमाग कोई फैसला ही नहीं कर पाएगा और वो चॉइसेस के एक ब्रह्मांड को देखकर दंग रह जाएगा। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य समय के फ्लो को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है और वो हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए बेहतरीन तरीके से विकसित हुआ है। हमारे दिमाग ने समय का जो नैरेटिव बनाया है वो हमारे माहौल के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन वर्तमान क्या है, इससे जुड़ी बाकी दूसरी धारणाएं क्या दूसरे माहौलों में ज्यादा बेहतर काम करेंगी? ये अपने आप में बड़ा उत्सुकता पैदा करने वाला सवाल है कि अगर दूसरे ग्रहों पर भी जीव हैं तो क्या वो भी समय को हमारी ही तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य में? हो सकता है दूसरी दुनियाओं में एलियन दिमागों ने समय को देखने के अपने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हों। हो सकता है कि उनके पास एक ही वक्त पर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी होती हो। क्या अब हम भी कई अब को साथ में मैनेज करना सीख लेंगे? ये काम शायद हमारी सोच से ज्यादा आसान है। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम पहला कदम उठाए बिना वहां तक नहीं पहुंच सकते। आसान लगता है ना? लेकिन एक नई रिसर्च से पता लगा है कि इसका उल्टा भी सही हो सकता है। हम जहां पहुंच रहे हैं वो उस रास्ते को प्रभावित कर सकता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। सैंड्यू पपेस्क्यू इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की है। हमारा भविष्य शायद वापस लौटकर अपने अतीत के साथ खेलना है। सैंड्यू के दिमाग में यह बात उस वक्त आई थी जब वो अपने साथियों के साथ पिजन होल प्रिंसिपल नाम के एक फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जांच पड़ताल कर रहे थे। अगर मेरे पास कबूतर हो और उन्हें मुझे 2 पिंजरों में रखना हो तो जाहिर है मुझे एक पिंजरे में 2 कबूतर रखने होंगे। ये तो कॉमन सेंस है। 3 कबूतर 2 पिंजरों में तभी आ सकते हैं जब 2 कबूतरों को एक पिंजरे में रखा जाए। लेकिन अगर उन कबूतरों को एटम जितना छोटा बना दिया जाए तो वो भी क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियमों का पालन करेंगे और तब तीनों कबूतर 2 पिंजरे में आ जाएंगे और वो कभी एक जगह पर एक साथ नहीं रहेंगे। मैं ऐसे हालात बना सकता हूं जिसमें इस बात की पूरी गारंटी होगी कि 2 पार्टिकल कभी एक ही जगह पर साथ में नहीं मिलेंगे। ये चौंकाने वाली बात सिर्फ इस वजह से हो सकती है कि उन बेहद छोटे क्वांटम ऑब्जेक्ट्स की कोई डेफिनेट फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती। क्वांटम पार्टिकल्स तो वैसे भी हमारी जानी पहचानी आम चीजों से बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। मिसाल के तौर पर एक एटम एक ही वक्त पर 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर हो सकता है। लेकिन जब सैंड्यू ने यह पता लगाना शुरू किया कि वो आखिर कैसे एक दूसरे के साथ किसी जगह पर एक साथ रहने से बचते हैं, तब उन्होंने देखा कि इसके अंजाम बड़े अनोखे होते हैं। भविष्य के बारे में मिलने वाली जानकारी समय में पीछे की ओर जाती है। सच तो ये है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ काम करते हैं तब हमारे एक्सपेरिमेंट का नतीजा उसकी शुरुआत से नहीं तय होता। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि भविष्य का हमारे अतीत पर असर हो सकता है। सैंड्यू ने इन चौंकाने वाले हालात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक डायमंड के आकार के एपरेटस में 3 इलेक्ट्रॉन्स के बैच की बौछार की। उसमें 2 ट्रैक थे, एक बाईं ओर जा रहा था और दूसरा दाईं ओर, और वो एक फोक पर आकर एक दूसरे से मिल रहे थे। ये दोनों ट्रैक ही कबूतरों के 2 पिंजरे थे। सैंड्यू ने उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से देखा, यह समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो तीनों टोपी पहने खिलौना कबूतर थे। हमारे पास 3 कबूतर हैं और उनके लिए 2 पिंजरे हैं। एक रास्ता बाईं ओर जाता है और दूसरा दाईं ओर। ऐसे में कम से कम 2 कबूतर तो एक ही जगह पर हो सकते हैं, मगर ये रास्ता बड़ा ही संकरा है, इसलिए इसके ऊपर 2 कबूतरों का होना भी भीड़ से कम नहीं होगा। भीड़ होगी तो फिर वो आपस में टकराएंगे भी। चूंकि ये दोनों कबूतर असल में क्वांटम पार्टिकल्स हैं, इसीलिए सैंड्यू ये नहीं सोच सकते कि वो दोनों ट्रैक पर ही जाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी चाल बिगड़ेगी और तब ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम हो जाएगा। हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हम इन पार्टिकल्स को छेड़े नहीं, और इसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट अंधेरे में कर रहे हैं।
हालांकि सैंडियो के पास ये पता लगाने का भी एक तरीका है कि कबूतर अपनी चाल में कोई बदलाव लाए बिना एक ही ट्रैक पर साथ में गए थे या नहीं। इसके लिए वो उनके बाहर आने का इंतजाम करेंगे, फिर देखेंगे कि उनमें से किसी की टोपी गिरी है या नहीं, क्योंकि टोपी गिरने का मतलब होगा टक्कर, जैसा कि क्वांटम वर्ल्ड की हर चीज के साथ होता है। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा भी हर बार बिल्कुल अलग आया। मैंने 3 पार्टिकल्स को बिल्कुल एक ही तरीके से फेंका था। कभी मुझे टोपी दिखती थी और कभी नहीं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक पहलू ऐसा भी था जो क्वांटम मैकेनिक्स के रैंडमनेस के नियमों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। जब भी कबूतर साथ में एक तरफ से बाहर निकल रहे थे, तब सैंडियो को हमेशा उनके सिर पर टोपी नजर आ रही थी। यह तो जाहिर है कि 2 कबूतर एक ट्रैक पर ही गए होंगे, लेकिन जाने किस जादू के जोर से वो टकराए नहीं। लेकिन जब सैंडियो इन्हीं कबूतरों को उस फोक के पहले देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग नजर आता है। कभी लगता है कि तीनों कबूतरों ने टोपी पहन रखी है, तो कभी लगता है कि उनमें से 2 ने अपनी टोपी गिरा दी है। जब मैं उन्हें फोक के पहले देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसके पहले 2 घटनाएं हुई हो सकती हैं। या तो उनकी टोपी गिरी होगी या नहीं गिरी होगी। लेकिन जब मैं उन्हें उसके पार देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उनमें से एक संभावना खत्म हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि उन कबूतरों को यहाँ या वहां देखने के मेरे फैसले से उनमें से पहले की एक संभावना खत्म कैसे हो जाती है। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बात भले ही कितनी भी अजीब क्यों ना हो, असाधारण क्यों ना हो, पर इस बात की पूरी संभावना नजर आती है कि भविष्य हमारे अतीत पर असर डालता है। आपने भी ये बात सुनी होगी कि जिंदगी भी चॉकलेट के डिब्बे जैसी होती है। इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन शायद वो संभावनाएं उतनी भी नहीं होती जितना हम समझते हैं। भविष्य हमेशा अतीत को दोहराता है। आगे जो होने वाला है उन घटनाओं का असर अभी हो रही घटनाओं पर होता है। कम से कम सब एटॉमिक वर्ल्ड में तो हमें यही नजर आता है। लेकिन हम सभी एटम्स के बने हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड भी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट डेस्टिनी का असर हमारे आज और अभी पर हो रहा हो? प्रोफेसर पॉल डेविस एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। वो मानते हैं कि हमारे भविष्य में जो भी होता है वो समय में पीछे आता है और वर्तमान में होने वाली घटनाओं पर असर डालता है, और अभी जो हो रहा है वो असल में उन बातों को भुलाना है जो हमने शायद अतीत में की थी। मिसाल के तौर पर जब इनके स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं तो वो क्लास छोड़ने के अपने पुराने विकल्प को भूल जाते हैं। पॉल के स्टूडेंट मानते हैं कि अगर वो चाहते तो आज का लेक्चर छोड़ सकते थे, लेकिन पॉल मानते हैं कि उनके पास कभी ये विकल्प था ही नहीं। भविष्य में जो होने वाला है और अतीत में जो हो चुका है वो किसी तरह से जुड़ जाते हैं और उनसे वर्तमान को पता लग जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है। और ये वो असर था जो अतीत में हुआ था। अपनी जानी पहचानी दुनिया में इस बात को लागू करने पर हमें भले ही बड़ा अजीब सा लगे, पर क्वांटम थियरी के मुताबिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया में तो बिल्कुल यही होता है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या बड़े ऑब्जेक्ट्स पर भी क्वांटम थियरी लागू हो सकती है? क्वांटम मैकेनिक्स की खोज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और दूसरी छोटी चीजों को देखते हुए की गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह थियरी हर चीज पर लागू होती है? क्या साइज के पैमाने या मास की कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में कुछ ऐसा है जहां क्वांटम मैकेनिक्स नाकाम हो जाता है और वो भी वही पुराना जाना पहचाना मैकेनिक्स बन जाता है जो न्यूटन ने हमें दिया था? हालांकि ऑप्टिमिस्ट तो यही मानते हैं कि हम क्वांटम थियरी को हर चीज पर लागू कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड पर, और कहते हैं कि उसी की बदौलत ब्रह्मांड का जन्म हुआ, बिग बैंग हुआ। वैसे तो वो बड़ा ही रहस्यमय लगता है, लेकिन उसे एक क्वांटम इवेंट माना जा सकता है, क्योंकि क्वांटम इवेंट्स में अनसर्टेनिटी या इनडिटर्मिनिज्म की एक खूबी होती है। और तब क्वांटम थियरी के उस फ्रेमवर्क के अंदर ये बात भी कि ब्रह्मांड अचानक ही शून्य से पैदा हुआ था संभव लगने लगती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट से यह तो पता लग चुका है कि किसी ऑब्जेक्ट की फ्यूचर पोजीशन से यह तय हो जाता है कि वो वर्तमान में कहां होगा।
पॉल मानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शायद यही हो रहा है। मिसाल के तौर पर शाम में पॉल अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी डिनर का मजा लेते हैं। इसका मतलब है कि इसके पहले कुछ घटनाएं दिन के वक्त हुई ही नहीं थी। मान लीजिए उसी वक्त कोई आता है और मुझे एक कॉन्सर्ट के टिकट देता है। ए पॉल, मेरे पास वेगस में हो रहे आज रात के कॉन्सर्ट का एक एक्स्ट्रा टिकट है, लेकिन हम दोनों को अभी निकलना होगा। क्या आप आना चाहेंगे? क्या पॉल अभी कॉन्सर्ट में जाने के लिए हाँ कर देंगे? अगर हाँ करेंगे तो उनकी बीवी अकेली रह जाएंगी। मुझे फैसला लेना है कि मैं कॉन्सर्ट में जाऊंगा या डिनर के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ? डिनर पर नहीं जाना तो विकल्प ही नहीं है। अगर नहीं गए तो पॉल की जिंदगी भी बदल जाएगी। ओ नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे एक जरूरी काम है। टिकट किसी और को दे दीजिए। बात यह नहीं है कि उनकी बीवी नाराज होंगी, बल्कि पॉल का भविष्य में डिनर पर जाना तय है, इसलिए पॉल कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते जो उन्हें डिनर पर जाने से रोक सके। मुझे ये करना है, वो भी करना है, लेकिन मैं दोनों में से एक को कैसे चुनूंगा? पता लगा कि भविष्य के ये सारे अलग अलग मुमकिन पाथवेज हमें अभी वर्तमान में कुछ करने से रोकते हैं। पॉल मानते हैं कि यही बैकवर्ड टाइम इफेक्ट उस वक्त भी ब्रह्मांड के पैमाने पर काम कर रहा था जब बहुत दूर के भविष्य से हर चीज की शुरुआत हुई थी। इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक चॉकलेट फैक्ट्री है। वहां बिग बैंग के साथ प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड का अंत वहां होगा जहां से तैयार चॉकलेट बाहर आती है। हमारा वर्तमान उसके ही बीच में कहीं पर है। हम शायद ये मानते हैं कि अभी जो भी होता है उससे उनका आखिरी रूप बदल जाता है, लेकिन चॉकलेट के अंदर जो है उनसे ही पता लगता है कि चॉकलेट में क्या क्या चीजें डाली गई हैं। चॉकलेट में बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसके आखिरी रूप से नहीं मिलती हो सकता है कि प्रोडक्शन लाइन के बीच में ही कहीं पर मशीन ने उसमें क्रीम फिलिंग या रास्पबेरी फिलिंग डाल दी हो, लेकिन चूंकि तैयार चॉकलेट में रास्पबेरी है इसलिए उसमें सिर्फ पिंक फिलिंग ही जा सकती है। अंत इस वक्त की हर संभावनाओं को खत्म कर देता है। इसलिए पॉल मानते हैं कि इस तरह के लिमिटिंग इफेक्ट का असर हमारे ब्रह्मांड के अल्टीमेट फ्यूचर से हमारे आज पर रेडिएट होता है। अगर हम ये मान लें कि किसी तरह से कुदरत ने ब्रह्मांड का आखिरी रूप तय किया था, तो फिर उस प्रोडक्शन लाइन पर क्या असर हुआ होगा जिसे हम अभी महसूस कर रहे हैं? और उन चॉकलेटों पर सबसे बड़ा तो यही होगा कि किसी भी स्थिति में चॉकलेटों का आखिरी रूप इंटरनल मशीनरी पहले से तय कर दे। लेकिन असली ब्रह्मांड के मामले में कुदरत तो क्या, किसी को यह नहीं मालूम होता कि ब्रह्मांड का आखिरी रूप कैसा होगा। हालांकि कोई ये बात दावे से नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य तय है और एक दिन वो बिल्कुल अंधेरी और बहुत ही ठंडी जगह होगा जिसमें कोई पार्टिकल नहीं होगा। पॉल मानते हैं कि वो हम अभी यहीं कुछ खास एक्सपेरिमेंट करके उस भविष्य के असर को देख सकते हैं। उनमें से एक राय तो है गहरे अंतरिक्ष में लेजर बीम छोड़ी जाए। जब तक पॉल की भेजी वो लेजर ग्रह जैसी किसी चीज से नहीं टकराती तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। लेकिन हाँ, अगर पॉल उस लेजर को अंतरिक्ष के बिल्कुल खाली हिस्से में भेज दें जहां उसे रोकने के लिए कुछ ना हो, तो थियरी के मुताबिक वो लगातार चलती ही रहेगी और तब लेजर किसी काम की नहीं होगी। हम आसमान के अंधेरे इलाकों में लेजर दाग सकते हैं और तब हमें शायद ये दिखे कि उससे रोशनी ही नहीं निकल रही है, बहुत कम रोशनी है। लाइट नहीं निकलेगी क्योंकि ब्रह्मांड के भविष्य में रोशनी है ही नहीं। अगर ब्रह्मांड का आखिरी रूप अंधेरे से भरा और खाली है तो आज की कोई चीज, चाहे वो लेजर बीम से निकले, फोटॉन्स ही क्यों ना हो, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। भविष्य हमारे वर्तमान पर असर डालता है। इससे जुड़े सबूत ढूंढना एक बड़ी चौंकाने वाली संभावना पेश करते हैं। क्या हम अभी पीछे जाकर अपने अतीत को प्रभावित कर सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत को नियंत्रित करता है। हो सकता है कि एक दिन यह थियरी भी प्रैक्टिस में आ जाए, लेकिन हमारी सीमाएं क्या हैं? क्या कोई वक्त में पीछे जाकर हमारा इतिहास बदल सकता है? क्या वो हिटलर को जंग शुरू होने से पहले रोक पाएगा, या JFK को हत्यारे की गोली से बचा पाएगा?
टॉड ब्राउन को यह कल्पना करना बड़ा मजेदार लगता है कि अपने अतीत में रहना कितना मजेदार होगा। और सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर होने के नाते वो ये पता लगा रहे हैं कि क्या वक्त में पीछे जा पाना संभव है। समय की दिशा ही अपने आप में बड़ी ही रहस्यमयी चीज है। आज हमारे पास फिजिक्स के जो इक्वेशन हैं, उनसे तो यही लगता है कि हम उसे आगे या पीछे ही चला सकते हैं। लेकिन हम आज दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो तो इशारा करते हैं कि समय बस एक ही दिशा में चलता है, आगे की ओर। हर चीज पुरानी पड़ती है, हर चीज सड़ जाती है। जब हम एक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, तब हम जो निशान छोड़ते हैं वो चौक डस्ट के रूप में होते हैं, जो चौक से बोर्ड पर लिखते वक्त चौक से झड़कर गिरती है। अगर मैं फिर से उस चौक को बोर्ड पर रखूं, तो उससे गिरी डस्ट फिर से उस चौक में नहीं जुड़ पाएगी और ना ही उस चौक को ज्यादा लंबा ही बना पाएगी। समय का एरो भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर आइंस्टाइन की ये बात सही है कि समय सचमुच एक डायमेंशन है, तो मतलब हुआ कि बीता हुआ समय अब भी मौजूद है। वो उस 4 डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में किसी जगह पर छिपा रहता है। स्पेस टाइम ही हर चीज के लिए 4 डायमेंशनल बैकग्राउंड है। हर उस घटना के लिए जो हो चुकी है या हो रही है या हमारे ब्रह्मांड में कभी भी हो सकती है। हमारे अतीत में हुई घटनाएं भले ही ब्रह्मांड से गायब नहीं हुई हों, पर वो हमारी पहुंच से तो दूर है ही। अगर हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से सफर कर सके तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी इक्वेशंस के मुताबिक हमारा समय पीछे की ओर चलने लगता है। मगर समस्या ये है कि उसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि हम लाइट से ज्यादा स्पीड पर चलने की बात सोचते भी नहीं। लेकिन हाँ, अतीत तक जाने के कुछ तरीके तो हैं। उन्हें क्लोज टाइम कहते हैं, यानी वो कर्व्स जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में बड़े अनोखे डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं और जिनसे हमें समय के एक दूसरे पल में जाने का शॉर्टकट मिल जाता है। स्पेस टाइम में मैटर के कुछ बड़े ही अनोखे अरेंजमेंट से ये सारे गलियारे मुड़ जाते हैं और वो इतना मुड़ते हैं कि वापस अपने ही ऊपर लौट आते हैं। टाइम ट्रेवल करने वाले टॉड को लाइट से ज्यादा स्पीड से नहीं जाना पड़ रहा। जब वो आगे जाते हैं तब स्पेस टाइम में बना मोड़ उन्हें फिर से स्पेस में उसी जगह पर ले आता है, लेकिन एक पहले के समय पर। ये वो हालात नहीं हैं जो हम अपने ब्रह्मांड में आमतौर पर देखते हैं, लेकिन लोग आइंस्टाइन की इक्वेशंस को हल कर सकते हैं और वो हल ढूंढ सकते हैं जिनमें ये क्लोज टाइम लाइक कर्व्स हों। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि हम अतीत में एक जगह तक पहुंच सकते हैं। टॉड को अपने एक पूर्वज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता और वो ये भी बता सकते हैं कि वो समय में पीछे कैसे पहुंचे थे। आपको ये बात बड़ी दिलचस्प लगेगी। हालांकि टॉड को लग रहा है कि वो अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टॉड के पूर्वज से मिलने उनके भविष्य का कोई न कोई रिश्तेदार आता रहता है। एक ब्रह्मांड के इतिहास में शायद एक ही सेट के एक्शन होते हों। जो चीजें नहीं हो सकती या जिन चीजों में इनकंसिस्टेंसी है, वो चीजें उसमें नहीं है। ऐसे में एक टाइम ट्रैवलर को बस वही बात समझ में आती है जो उसके साथ पहले हो चुकी है। मिसाल के तौर पर, अगर हम टॉड को एक टाइम ट्रैवलर मान लें तो वो अपने अतीत की कुछ घटनाओं को बदल सकते हैं। और मान लीजिए कि वो घटना वो डांस है जिसे टॉड रोकना चाहते थे। हमारा अतीत तो होता है, तो अगर मैं उस डांस के बीच में जाकर उसे रोकने के लिए एक डांसर को डांस के बाहर खींचता हूं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो डांसर उसी वक्त बाहर आ जाए, क्योंकि तभी डांस रुक पाएगा। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी टॉड सिर्फ उन घटनाओं और सीक्वेंस को ही देख पाते हैं जो पहले हो चुके हैं। अगर मैं कहीं चल रहे डांस के बीच में अचानक ही कूद पड़ता हूं, तो इसका मतलब यही होगा कि अतीत में कभी मैं उस डांस में रहस्यमय तरीके से शामिल हुआ था और तब वो डांस भी रुक गया था और मैं उसी घटना को एक बार फिर से देख रहा हूं। या अगर वो डांस पूरा हुआ था तो उसे रोकने की मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। ये तो वही बात हुई कि ब्रह्मांड के पास अपना एक सुरक्षा घेरा है जिससे वो इतिहास को कंसिस्टेंट रखता है। हम अपने दादाजी की जान तो नहीं ले सकते, लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो टाइम ट्रैवल से पैदा हो सकता है। जब टॉड टाइम ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने टाइम मशीन के प्लान अपने पूर्वज को दिए। आपको ये बड़ा दिलचस्प लगेगा। और फिर उस पूर्वज ने वही प्लान टाइम ट्रैवल कर रहे टॉड को दिए, जिन्होंने उन प्लान के आधार पर टाइम मशीन बना ली। मगर उन दोनों में से किसी ने खुद वो प्लान नहीं बनाए थे।
अब सवाल है कि वो प्लान आखिर आए कहां से। अपने अतीत में जाना या अपने पुराने रूप से मिलना आज भी साइंस फिक्शन की ही बात लगती है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी वो लिंक बना रही है जो आज के रूप को हमारे अतीत के रूप से जोड़ दे। टॉम वायलर वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्हें तलाश है एक बहुत ही छोटे से टाइम ट्रैवलर की। अगर उन्हें वो मिल गया तो टॉम उसके जरिए अतीत में संदेश भेज सकते हैं। आपके एक नया वॉइस मैसेज है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुमने अपना बटुआ टेबल पर छोड़ दिया है, उसे जरूर उठा लेना। और भविष्य से आने वाले संदेश रिसीव भी कर सकते हैं। टॉम का टारगेट है वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी अभी खोज नहीं हुई है और जिसका नाम है हिग्स सिंगलेट। जब हमारे सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर ने हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल बनाया था, तब वो अकेला ही बना था। हिग्स सिंगलेट शायद सब एटॉमिक शार्पनर का एक हिस्सा हो, लेकिन उसे ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। हिग्स सिंगलेट बहुत जल्दी हमारी रियलिटी से निकलकर अंतरिक्ष के किसी और डायमेंशन में पहुंच सकता है। इस बात पर भी काफी मैथमेटिकल बहस हो रही है कि 3 से ज्यादा स्पेस डायमेंशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक जिन पार्टिकल्स को मापा है वो सब स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स हैं और वो हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस से निकलकर किसी एक्स्ट्रा डायमेंशन में नहीं जा सकते। इसलिए हिग्स सिंगलेट एक बड़ा ही खास पार्टिकल बन गया है। हिग्स सिंगलेट की खूबियों को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रॉय रेस ट्रैक असल में हमारे अंतरिक्ष का डायमेंशन है। इसका फ्लैट स्ट्रेट अवे हमारे 3 जाने पहचाने डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका लूप द लूप एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन है। अभी तक हमने जितने भी पार्टिकल की खोज की है वो सभी उन तीनों फंडामेंटल फोर्सेस में से किसी एक या ज्यादा का खिंचाव महसूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स का वो पार्टिकल किस फोर्स या फोर्सेस को महसूस कर रहे हैं वो उसके चार्ज पर निर्भर करता है। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है या वीक चार्ज, या फिर वो चार्ज है जिससे वो स्ट्रॉन्ग फोर्स महसूस करे। हमें अभी तक कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिला जिसमें कोई चार्ज ना हो। ऐसे में जब हम किसी नॉर्मल पार्टिकल को देखते हैं तो चूंकि उस पार्टिकल में कोई ना कोई चार्ज होता है और वो चार्ज तीनों डायमेंशन से जुड़ा होता है, जिसे यहाँ इस हरी कार से दिखाया गया है। चूंकि नॉर्मल पार्टिकल्स हमारे तीनों डायमेंशन से जुड़े होते हैं, इसलिए वो समय में बस एक ही तरफ जा सकते हैं। लेकिन टॉम मानते हैं कि हिग्स सिंगलेट इनसे बिल्कुल अलग होता है। उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। उसे सिंगलेट इसलिए कहते हैं कि वो सिर्फ एक फोर्स को महसूस करता है, ग्रेविटी को। इसलिए वो अपने रास्ते से बहुत दूर जा सकता है। टॉम को लगता है कि हिग्स सिंगलेट किसी एक्स्ट्रा डायमेंशन तक भी जा सकता है, उस स्पेस तक भी जहां वो पलटकर अपने ही ऊपर आ जाता है। ये उसे यू डायमेंशन कहते हैं। तो यू डायमेंशन बहुत ही छोटा है। हिग्स सिंगलेट उसी एक्स्ट्रा डायमेंशन में रहता है जिसे इस टॉय मॉडल में हमने लूप के रूप में दिखाया है। हिग्स सिंगलेट जैसे ही इस लूप के अंदर आता है, वो कुछ देर के लिए समय के एक तरफा फ्लो के विपरीत जाने लगता है। अगर मैं उस समय को देखूं जिसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया था कि वो भी एक कोऑर्डिनेट है और उसकी उन थ्योरी में कुछ भी फंडामेंटल नहीं है जो ये कहता है कि समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हिग्स पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव टाइम की तरफ जाएगा और इस दिशा में वो नेगेटिव टाइम की ओर बढ़ेगा और एक बार फिर से पॉजिटिव टाइम की ओर जाएगा। ऐसा लगता है कि उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए उसे अंत तक पहुंचने में ज्यादा समय भी लगता है। लेकिन सच तो यह है कि अगर उस एक्स्ट्रा डायमेंशन में समय पीछे की ओर चलता है तो उसे इस लूप में चलते वक्त ज्यादा तेजी से चलना चाहिए। इससे इस बात का भी सुराग मिलता है कि उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर स्विट्जरलैंड में लगा लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक प्रोटॉन को करीब करीब लाइट की स्पीड से दूसरे से टकराता है। उनकी टक्कर से सब एटॉमिक डेब्री की बरसात होने लगती है। उनकी जो 1 सेकंड के बस कुछ भाग तक ही जिंदा रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। टॉम को लगता है कि इनमें से ही एक पार्टिकल उनका रहस्यमय टाइम ट्रैवलर हो सकता है। लेकिन समय में पीछे की ओर सैर करने वाले हिग्स सिंगलेट को ढूंढने के लिए हमें यह देखना होगा कि उसे बनाने के लिए होने वाली टक्कर के पहले क्या होता है। हमारी घड़ियों पर नजर आने वाले समय के मुताबिक उसके बनने के पहले पार्टिकल बिखरते हैं
अभी LHC उन टक्करों को उनके होने के पहले नहीं देख सकता। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो यह है कि पार्टिकल के बनने के पहले कोई डिके या कॉलिजन नहीं होता। हो सकता है कि हम अनजाने में ही हिग्स सिंगलेट बना रहे हों और टॉम मानते हैं कि उनका वो रहस्यमय पार्टिकल हमें एक दिन समय में पीछे ले जाए। अगर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उन पार्टिकल्स को कम से कम मॉर्स कोड की तरह भेज सकते हैं। हम अपने अतीत में एक सिग्नल भेज सकते हैं। उसकी मदद से हम अपने जवान रूप को भी एक मैसेज भेज सकते हैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुमने अपना बटुआ टेबल पर छोड़ दिया है, उसे जरूर उठा लेना। अतीत के कम्युनिकेशन लिंक्स तो शायद आज भी हमारे पास हैं, और इस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का कहना है कि इन्होंने उसे बनाने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। क्या हम सचमुच एक टाइम मशीन बना सकते हैं? मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास एक टाइम मशीन हो, ताकि मैं उन यादगार पलों को एक बार फिर से ताजा कर सकूं या कुछ और करने का मौका पा सकूं। टाइम ट्रैवल पूरी तरह से बना पाना बिल्कुल संभव है, वर्म होल की मदद से। स्पेस और टाइम में बने एक खगोलीय शॉर्टकट से। किसी ने आज तक कोई वर्म होल देखा नहीं है, इसलिए शायद हमें वो भी बनाना पड़े। लुक बचर स्कॉटलैंड की एडिनबरो यूनिवर्सिटी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। वो स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन की स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी ब्रह्मांड के फैब्रिक को मोड़ देती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन एनर्जी और ब्रह्मांड के मैटर के साथ साथ उस मैटर से बने कर्वेचर के बीच एक रिश्ता बनाते हैं। हमारे पास एक सपाट चीज होती है, हम उसमें थोड़ी एनर्जी डालते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि उस एनर्जी की वजह से स्पेस मुड़ जाएगा, और अगर एनर्जी ज्यादा डाली जाए तो वो उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। वर्म होल उस स्पेस टाइम में आया बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है। वो थियोरेटिकली स्पेस के दो अलग अलग पॉइंट और समय के दो अलग अलग पॉइंट को जोड़ते हैं। अभी तक हमने किसी वर्म होल को नहीं देखा है, लेकिन हम मैथमेटिकली उनकी स्टडी कर सकते हैं। हम अपने अंदाजे से स्पेस टाइम का एक आकार बना सकते हैं और फिर उसे आइंस्टाइन की इक्वेशंस में डाल सकते हैं, और फिर उन इक्वेशंस से जिस तरह की एनर्जी निकलेगी वो स्पेस टाइम के वजूद और उसकी स्थिरता के लिए जरूरी होगी। लूक ने यह कैलकुलेट करना शुरू किया कि एक वर्म होल के अंदर स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए क्या चाहिए ताकि कोई उसके बीच से गुजर सके। पता लगा कि उसके लिए एक खास तरह की एनर्जी चाहिए जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। उस नेगेटिव एनर्जी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जीरो एनर्जी क्या होती है। जीरो एनर्जी का मतलब है वैक्यूम। लेकिन वैक्यूम भी पूरी तरह से खाली नहीं होता, उसके अंदर भी क्वांटम पार्टिकल्स भरे होते हैं जो बनते हैं और खत्म होते हैं। अगर हम उस क्वांटम फ्लक्चुएशन में से कुछ को खत्म कर दें तो हमें मिलेगी नेगेटिव एनर्जी। साइंटिस्ट अपनी लैब में थोड़ी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी बनाने में कामयाब रहे हैं। अगर हम यही काम बहुत बड़े पैमाने पर करें तो हो सकता है कि हम वो वर्म होल भी बना लें जिससे हमें अपने अतीत में जाने का रास्ता मिल सके। लेकिन एक समस्या है, मैथमेटिक्स के मुताबिक वर्म होल बड़े ही अनस्टेबल होते हैं। अगर हम उनके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वो फौरन बंद हो जाएंगे। अगर हम उसका इस्तेमाल टाइम मशीन या एक से दूसरी जगह जाने के लिए एक शॉर्टकट की तरह करेंगे तो शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे छोर तक पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। ल्यूक को भले ही एक ज्यादा स्थिर वर्म होल बनाने का तरीका मिल गया हो, पर वो सवाल बरकरार है, क्या ये एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा? हम अभी अपनी जानकारी के छोर पर हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि इसका जवाब ना तो पूरी तरह से ना है और ना ही पूरी तरह से हाँ है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम करीब करीब लाइट की स्पीड पर इससे एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं और वो इसके पार भी चला जाएगा। ल्यूक का वर्म होल डिजाइन के तौर पर इतना संकरा है कि उससे किसी इंसान का गुजर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे एक लाइट बीम जरूर गुजर सकती है और अपने अतीत में एक मैसेज भेजने के लिए हमें बस वही चाहिए। हो सकता है कि आगे वाले दिनों में कोई और एक नया ट्विस्ट ढूंढ ले और तब शायद एक वर्म होल से एक इंसान जितनी बड़ी चीज भी गुजर सके। देखने में भले ही ऐसा लगता है कि समय हमें लगातार अतीत से भविष्य की ओर ले जा रहा है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड असल में इस तरह से काम नहीं करता।
सच तो यह है कि हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वो ब्रह्मांड के फैब्रिक पर भी छप जाता है। हो सकता है कि एक दिन हमें अतीत और भविष्य के धागों को साथ में बुनने का तरीका मिल जाए, और तब शायद हम समय की अंतहीन संभावनाओं के साथ भी खेल सकें।